टॉपिक किया था। आज हम लोग इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमने फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं फंक्शंस को स्किप कर रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। जैसे इंश्योरेंस जब कराया जाता है, मैंने बताया हुआ है आपको इंश्योरेंस क्या होता है। तो इंश्योरेंस के ना बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना, बड़े अलग अलग तरीके से कि अपनी मतलब आपने देखा होगा कई बार कि वो अपने एक फैक्ट्री है और उसमें विलन बोलता है कि भाई फैक्ट्री में आग लगा दो और सामान सब वहां से हटा दो और बाद में हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेंगे। और बाद में दिखाते हैं खुश भी हो रहा होता है, डांस कर रहा होता है, भाई पैसा क्लेम हो गया। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस के ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो आपको फॉलो करने हैं एज अ इंश्योर्ड। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दो पार्टी होती है, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इंश्योरर होती है कंपनी जिसने आपका इंश्योरेंस किया, और इंश्योर्ड होता है वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस कराया। ये दोनों टर्म बार बार यूज होंगी, तो याद रखिएगा। अब हम आते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखो कभी भी जब इंश्योरेंस कराया जाता है तो जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है, मतलब जो कंपनी है और जो आदमी इंश्योरेंस करा रहे हैं, दोनों के बीच में अच्छा फेथ होना चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई पर्सन जाता है और अपना इंश्योरेंस कराता है। सपोज करो उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका इलाज चल रहा है और काफी मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है उसको। और जब वो इंश्योरेंस कराता है तो ये बात छिपा लेता है इंश्योरेंस कंपनी से कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है या एक बार ऑपरेट हो चुका है। तो ऐसे में जब वो क्लेम करेगा, जब मान लो सपोज करो उसकी डेथ हो जाती है या हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा तो क्लेम करेगा पैसे जो खर्च होंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी उससे बोलेगी कि आपने अटमोस्ट गुड फेथ को वायलेट किया है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उसको क्लेम देने से मना कर सकती है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इलीगल हो जाएगा, मतलब वाइड हो जाएगा, बिल्कुल ही जीरो माना जाएगा ये। स्टूडेंट्स आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। तो इसमें एक बड़ा सिंपल चीज बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा, जो मटेरियल फैक्ट्स होगा, वो दोनों पार्टी के बीच में डिस्क्लोज होना चाहिए। चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, दोनों एक दूसरे से एकदम खुल के क्लियरली बता देंगे कि ये टर्म्स कंडीशंस हैं, और दोनों एक दूसरे के प्रति फेथफुल रहेंगे, मतलब ईमानदारी से सब कुछ बताएंगे, डिस्क्लोज करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि ये इंश्योर्ड जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो इंश्योरेंस कराता है, लेकिन एक बात एक चीज की छिपा के रखता है जानकारी, और बाद में फिर वही इवेंट हो जाता है और वो क्लेम करता है। तो बताइए क्या उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? तो आंसर होगा नहीं, उसको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अटमोस्ट गुड फेथ को वायलेट कर रहा है। अब दूसरा प्रिंसिपल आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है कि जो भी पर्सन है इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जो इंश्योर्ड है, जो इंडिविजुअल है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, नहीं तो फिर इंश्योरेंस वाइड माना जाएगा। मैं एक अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए किसी का घर है, गांव में घर है, ठीक है, और वो घर में ना वो छुट्टियां बिताने जाता है। जैसे मान लो जब भी छुट्टी होती है, शहर में रहता है, लेकिन जब भी छुट्टी होती है तो वो गांव में जाता है, वहां रहता है, एक दो महीने या 10 दिन या 5 दिन भी रहता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो वो घर का वो इंश्योरेंस करा सकता है, क्योंकि उस घर में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उस घर के ना रहने से उसको उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो इफेक्ट होगी, और वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लेकिन मान लो कि एक पर्सन है और उसका मतलब किसी और का घर है या उसी का घर है, लेकिन उस घर से उसे कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में शिफ्ट हो गया और 20-30 साल से वो कभी उस घर में नहीं आया, और उस घर से उसको फायदा ही नहीं है, एक दिन रुकना भी नहीं है उसको, उसने कभी उस पर पेंट वेंट भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, ऐसे पड़ा हुआ है। तो अगर वो कल को उस घर का इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योरेंस कंपनी उससे बोलेगी कि आपका क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इस घर से आप कुछ यूज करते हैं? तो बोलेगा नहीं, मैं तो नहीं करता। तो ऐसे ही घर का इंश्योरेंस वो नहीं करा सकता जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही ना हो। एम आई क्लियर? सर अगर क्लास? हाँ। जो इंश्योर्ड है वो ये हाँ। बोल दे कि वो फ्यूचर में उसे यूज करेगा आगे चल के,
पर नहीं करता तो भी कंपनी नहीं देगी? देखो कंपनी ये देखती है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका है कि नहीं है, सबसे पहला रूल तो यही देखती है। मतलब इमेजिन करो कि किसी आदमी ने अपने घर का इंश्योरेंस कराया और उस घर में उसको रहना नहीं है, तो वो तो यही चाहेगा ना कि वो घर डिस्ट्रॉय हो जाए, भूकंप आके गिर जाए, टूट फूट जाए, आग लग जाए, क्योंकि उसको तो वैसे भी उस घर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को लागू किया, जिससे कि जिस आदमी को कभी किसी चीज पे इंटरेस्ट ना हो, वो उसका इंश्योरेंस कराएगा ही नहीं, करा ही नहीं सकता। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं अपने राममान सिंह स्कूल में यहाँ खड़ा हूँ गेट के पास, और कोई पैसा वाला पर्सन जा रहा है, मैं क्या उसका इंश्योरेंस करा सकता हूँ? कोई भी जा रहा है, ऐरा गहरा है, उसका इंश्योरेंस करा लूंगा मैं, हाँ या ना? नो सर। क्योंकि मैं तो चाहूंगा कि वो जल्दी से टपक जाए। कोई भी पर्सन जा रहा है, मान लो मैं बिल गेट्स का इंश्योरेंस करा लूं, या फिर मुकेश अंबानी का करा लूं, ऐसे तो कोई भी कराने लगेगा, क्योंकि मुझे मुकेश अंबानी से इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। उसके जिंदा रहने या मरने से मैं डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मुझे उसके में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं उस पर्सन का इंश्योरेंस नहीं करा सकता जिसके लिए मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं। हाँ देखो, हम अपने परिवार में किसी का भी करा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ना रहने से हमारी लाइफ डायरेक्टली इफेक्ट होती है। जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे मान लो फैमिली मेंबर है, तो उनके ना रहने से उसकी लाइफ इफेक्ट होती है, जैसे मदर, फादर, ठीक है, डॉटर, मतलब डायरेक्टली इफेक्टेड है लाइफ। तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, सास, बहू, स्पाउस, ठीक है। सर अगर किसी घर का इंश्योरेंस करा रखा है और वो पहले उसमें रहते थे लेकिन अब वो उसमें नहीं रह रहे, तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो कंपनी देगी इंश्योरेंस? हाँ बिल्कुल देगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जिस समय आप इंश्योरेंस कराते हो ना, उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। बाद में नहीं होगा तो भी चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई पता नहीं मुझे एग्जाम्पल देना चाहिए कि नहीं, बट मान लो कि कोई किसी ने, हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया, तो उस समय तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर किसी वजह से वो अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, तो भी तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है ना उसकी वाइफ या हस्बैंड, क्योंकि जिस समय इंश्योरेंस कराया था उस समय तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। तो इसीलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिस समय हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उस समय होना चाहिए, और बाद में जब क्लेम लेते हैं तो उस समय बेशक ना हो, चलेगा। लेकिन जब हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। आ गया समझ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ अमेरिका का। अमेरिका वाले आए, आके अफगानिस्तान में रहे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से, आपको पता ही है कि अमेरिकन तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में लैंग्वेज अलग है। तो वहाँ जो जो लैंग्वेज बोलते हैं दूसरे लोग, अलग अलग लोग होंगे ना लोकल ग्राउंड पे, तो वो अमेरिका वालों की मदद करते थे। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि अमेरिका की मदद करते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, ऑफिशियल काम करना। तो उन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, उन लोगों का इंश्योरेंस कराया अमेरिकन कंपनी। तो उस समय उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था उनके ऊपर, तो उन्होंने इंश्योरेंस करा लिया। आज की डेट में वो देश खाली करके चले गए हैं। तो अगर मान लो कल को क्लेम लेते हैं, सपोज करो उनकी डेथ हो जाती है, तो जो क्लेम लेंगे गवर्नमेंट, सपोज करो क्लेम लेगी या उनके फैमिली मेंबर्स क्लेम लेंगे, तो वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट लागू होगा, क्योंकि जिस समय इंश्योरेंस कराया था उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। आज बेशक ना हो, क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। आ गया समझ में? यस नेक्स्ट नेक्स्ट यस आता है, सर। नेक्स्ट आता है इंडेमनिटी। आप देखेंगे नेक्स्ट हेड इसमें है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या है? देखो ये भी एक प्रिंसिपल है, इसमें बोला गया है कि इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। मैं इसको कम शब्दों में बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहती है कि आदमी को उसी सिचुएशन पे ले आके छोड़ दो जिस सिचुएशन पे वो पहले था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि कोई भी पर्सन जिस समय उसने इंश्योरेंस, जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ है, उस समय जिस सिचुएशन पे था वो लेके वहीं लाके उसको छोड़िए। अब देखो किसी की लाइफ के लिए तो नहीं कर सकते ना आप, कोई आदमी मर गया तो उस सिचुएशन पे कैसे ला सकते हैं? सपोज करो किसी की डेथ हो जाती है, तो ही कैन नॉट बी ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इसकी कभी भरपाई हम करने की सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इसमें नहीं आता, पर्सनल एक्सीडेंट्स इसमें नहीं आता, उसके अलावा सब कुछ आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी घर में, किसी ने घर का इंश्योरेंस कराया हुआ है और घर के अंदर आग लग जाती है,
तो घर में उस समय जब आग लगी तो उस समय जो जो सामान था और जितने रुपए का सामान था उसकी कीमत उस समय जितना थी उतना ही ला के कंपनी देने की कोशिश करती है। मतलब कंपनी की कोशिश यही रहती है कि उसको उसी सिचुएशन पे ले आए जिस सिचुएशन पे एक्सीडेंट होने से जस्ट पहले था। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। तो देखो नीचे जो हमने लाइन लिखा है कि इंश्योर्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय हिम एंड विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस कंपनी ने साफ साफ लिखा है कि कभी भी इंश्योर्ड को ना प्रॉफिटेबल सिचुएशन में नहीं लाने देंगे। मतलब कई बार फिल्मों में देख देख के ना हम लोग हिंदी फिल्में में खूब ऐसे दिखाते हैं, विलन को फायदा हो गया, मतलब ऐसा कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में, इंश्योरेंस कार का एक्सीडेंट हो जाता है वो खुश हो जाता है, भाई चलो इस कार का तो मेरे को एक्सीडेंट ही करवाना था। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता है, उस आदमी को ना तो प्रॉफिट होने दो ना लॉस होने दो, उसको बैलेंस कर दो। तो जैसे सपोज करो किसी ने कार ली, कार 4 साल चला ली उसने, अब 4 साल में तो उसकी कार की कीमत 50% से भी कम हो चुकी होगी। ये तो रूल है, 10 साल 12 साल इसकी लाइफ होती है और पहले साल 30% का डेप्रिसिएशन लगता है। तो आप खुद ही गिन के देख लीजिए, जब उसको क्लेम देगी ना कंपनी तो उसको उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा के क्लेम देगी, ज्यादा नहीं देगी, जिससे कि उसको फायदा ना हो। आ गया समझ में? सर हाँ सर उन्हें कैसे पता चलेगा कि उस चीज का प्राइस कितना है? पता चल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देखो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, पूरे इंडिया में फॉलो होते हैं। जैसे अगर आप कोई कार खरीदते हो तो कार जैसे ही आप खरीदोगे ना कार और शोरूम से बाहर निकलेगी तो उसका डेप्रिसिएशन लग जाएगा, यानी कि कार की वैल्यू 30% कम हो जाएगी। ये रूल है। तो जैसे मान लो आपने 10 लाख की कार खरीदी तो 10 लाख वाली कार की कीमत आपकी 7 लाख की हो जाएगी, जस्ट जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकालोगे। आ रही है बात समझ में? सर ये सर और रूल घर है। का हाँ बोलो। और जो घर का सामान जल गया वो, जैसे घर उसमें भी जल गया। उसमें भी ऐसे ही होता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो किसी ने अपने डाइनिंग रूम का और गेस्ट रूम का ये लाइफ फायर इंश्योरेंस करवा लिया, तो जब वो फायर इंश्योरेंस करवाएगा ना तो इंश्योरेंस कंपनी वाले, वो तो फायर इंश्योरेंस तो हर साल होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जब उसके घर का विजिट करेंगे पहले दिन तो वो उससे पूछेंगे कि सर कौन कौन से सामान का आप इंश्योरेंस कराएंगे। तो वो बोलेगा कि देखो मैं डाइनिंग टेबल का कराऊंगा, तो वो उससे पूछते हैं सर कितनी कीमत है इसकी, तो वो बताएगा कि भाई मेरे डाइनिंग रूम इसकी टेबल की कीमत 60,000 है। मतलब अच्छा पता लगा इटालियन वो है, तो ठीक है भाई 60,000 वो नोट कर लेते हैं। फिर पूछेंगे कार की कीमत, ये कार आपके घर में ये जो टीवी है इसकी कितनी कीमत है ड्राइंग रूम में, वो सबके दाम बताएगा। फिर वो लोग भी इतने बेवकूफ नहीं होते, वो मॉडल नंबर बिल नंबर ये सब वो लोग ले लेते हैं रिकॉर्ड के तौर पे। जब वो क्लेम करेगा, अगर मान लो, एक आपको मैंने शुरू में क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, अब दोनों के बीच में फेथ होना चाहिए। मतलब जो इंश्योर्ड है वो ईमानदारी से सब कुछ सही बताना चाहिए। मान लो उसके पास सोने की टीवी है और उसकी कीमत है 80,000 और वो कह रहा है कि 4 लाख की टीवी है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले खुश हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है भाई 4 लाख की है, नोट कर लेंगे 4 लाख। जब आग लग जाएगी तो उसको बोलेंगे कि बिल जो तुमने बिल जो मॉडल नंबर बताया था अपने टीवी का ये फलाना शो एंड शो था, और जब उसको क्लेम देंगे तो बोलेंगे इस मॉडल नंबर का तो जिस साल आपने परचेज किया उसकी कीमत इतनी थी, तो आपने हमसे झूठ बोला, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ को आपने वायलेट किया। तो ये प्रिंसिपल जो है इनवैलिड है, मतलब ये प्रिंसिपल लागू होता है और आपका इंश्योरेंस इनवैलिड हो गया, वाइड हो गया, और इसीलिए आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तब क्या करेगा वो? अब समझे कैसे पता चल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को? यस सर। इंश्योरेंस कंपनी में सर बेवकूफ थोड़ी ना बैठे हैं, वहां पे भी समझदार लोग रहते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ ज्यादा ही चालाक रहती है, वो कहती है चल, जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाएगा ना कि आप टीवी की कीमत है 80,000 और आप जानबूझ के बढ़ा के बता रहे हो, वो कहेंगे अच्छी बात है 4 लाख लिख लेंगे, और आपसे इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। और जब आप क्लेम मांगोगे ना उनसे तो फिर वो फिर आपको तंग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप गुड फेथ को फॉलो करो, आप वायलेट मत करो, सही सही दाम बता दो। ठीक है? सर हाँ सर ये पूरा डिप्रिसिएशन काट कर देता है ना, जो उसकी प्रेजेंट वो थी प्राइस उसकी। हाँ बिल्कुल काट के देता है। जैसे अगर मैं मान लो मैं अपने घर के एक टीवी का इंश्योरेंस करा रहा हूँ और बोल रहा हूँ 80,000 की है, तो जब मैं उसको कितने महीने और यूज करने के बाद जब डिस्ट्रॉय होगी तो उसके हिसाब से भी और डिप्रिसिएशन लगेगा।
ये आपके कार के साथ भी होता है, बाइक के साथ भी होता है। जब हम बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं तो हम बाइक की हर साल कीमत बताते हैं। आप अपने मोटरसाइकिल की ना इंश्योरेंस या कार की इंश्योरेंस का वो कागज देखना, उसमें लिखा रहता है कि कितनी अमाउंट है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू हमेशा देखना बहुत कम रही होगी, उसमें लिखा होगा, देखना आज अपने डॉक्यूमेंट्स देखना अपनी गाड़ी के, व्हीकल के, वहां पे इंश्योरेंस का कागज होगा, आजकल मेल पे आपके आया होगा, या जो भी कागज है उसमें देखना, वहां पे लिखा होगा कि उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है। तो अगर वो आपकी कार 10 लाख की है ना, तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि 3-4 लाख कीमत होगी 3-4 साल के बाद उसकी, 5 लाख 4 लाख। अगर आप ज्यादा कीमत लिखवाओगे तो आपको जो है इंश्योरेंस ज्यादा देना पड़ेगा, प्रीमियम। तो इसीलिए लोग जो है इसमें झूठ नहीं बोलते, और झूठ बोल के फायदा भी क्या है, फिर आप खुद ही बाद में क्लेम करते समय प्रॉब्लम आएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यही कहता है कि इंश्योर्ड को कंपनी उसी सिचुएशन पे लाके छोड़ेगी जिस सिचुएशन पे इंश्योरेंस कराने से जस्ट पहले था। एम आई क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। एक और है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो नियरेस्ट कॉज होगा ना उसी को मानेगी। जैसे मान लो हमने घर का इंश्योरेंस कराया, तो घर का इंश्योरेंस हम किस चीज के लिए कराते हैं, फायर इंश्योरेंस के लिए। तो सपोज करो हमने फायर इंश्योरेंस कराया घर का, और घर में आग लग जाती है, तो आग लग के जो सामान जलेगा ना उसी का क्लेम मिलेगा आपको। अगर मान लो घर के अंदर अंदर फिटिंग हो रखी है, इलेक्ट्रिक फिटिंग पता ही है आपको, दीवार के अंदर ही होती है आजकल। तो दीवार के अंदर फिटिंग हो रखी है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पूरा दीवार के जो तार है वो चिपक गए, और उसके वजह से दूसरे वाले रूम में फ्रिज रखा हुआ था वो उड़ गया धमाके के साथ, और पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, तबाही मच गई घर में। तो पता है आपको इंश्योरेंस सिर्फ आग लगने का मिलेगा, ना कि शॉर्ट सर्किट होने का। तो इंश्योरेंस कंपनी आके चेक करेगी फ्रिज, आप बोलोगे फ्रिज में जी खराब हो गया, कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आग तो नहीं लगी ना इसमें, ये तो शॉर्ट सर्किट से उड़ा है, जला तो कुछ भी नहीं है, तो 0 रुपए पकड़ा के जाएंगे आपको फ्रिज के, क्योंकि ये एक्चुअल कॉज नहीं है। एक्चुअल कॉज किसका इंश्योरेंस कराया था आपने, आग लगने का। तो अगर आग लगेगी तभी जाके आपको उसको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ, बताना, देखता हूँ कौन बच्चा सही बताता है। हमने ड्राइंग रूम का इंश्योरेंस कराया, आग लगी, सारे सामान जल गए, और हमने ना पेंट करवाया था बढ़िया वाला, वो देखते हो ना एक पेंट का ऐड आता है, कौन सा ऐड है, मैं मोड, नैरोलर। अरे ठीक है, मतलब ये बड़े बड़े फिल्मी स्टार नहीं है, क्या नाम है यार उस हीरोइन का, एक वो आता है ना ऐड पूछती है उसको, क्या नाम है, एक मिनट सोच के बता, हीरोइनों के नाम भी तो याद नहीं है ना। क्या, अरे वो एक नहीं आता है वो दीवार पे पूछ देती है, क्या नाम है, क्या बता रही हो? सर एशियन पेंट्स। हाँ वो एक आता है ना ऐड, वो पूछ देती है दीवार, वो मतलब आप यूं समझ लो जब घर में आग लगेगी तो पूरा दीवार तो काली हो जाएगी ना उसमें। तो जो आपने पेंटिंग करवाई है घर में, या महंगी महंगी सीनरी है, हो सकता है उनमें आग ना लगे लेकिन धुएं से वो खराब हो जाए, स्मोक से वो खराब हो जाए, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी देगी कि नहीं देगी, पहले ये बताओ। और नहीं देगी सर तो नहीं दे कौन सा, नहीं देगी? सर नहीं दे सर बेटा ड्राइंग रूम में ही रखी हुई है पेंटिंग, लेकिन जली नहीं है, धुएं से खराब हो गई, पूरी काली फूट गई है। बोलो, नहीं अब देगी सर बताओ सर, नहीं मिलेगा। नहीं किस वजह मिलेगा से, कौन सा सर प्रिंसिपल वो वायलेट हो रहा है? सर। ये वाला प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, अप्रोक्सीमेट कॉज। क्योंकि नियरेस्ट कॉज नहीं है, नियरेस्ट कॉज आग लगना था, धुआं से कालिक फूटना नहीं था। तो जो घर में पेंटिंग में नुकसान हुआ है डिस्टेम्पर या जो भी आपने करा रखा होगा, मान लो किसी ने महंगा वाला पेंट करा रखा है, तो जनरली क्या होता है जब आग लगती है तो पूरे घर की दीवार वार सब खराब हो जाती है, दोबारा से रिफर्निश कराना पड़ता है। तो इसमें जो डैमेज होगा इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल रुपए नहीं देगी। कई लोगों को लगता है कि नहीं पूरा पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा या कॉज प्रॉक्सिमा, बोलेगी कि इसमें तो हमने, इसमें रूल है कि जो नियरेस्ट कॉज है उसी की वजह से आपको इंश्योरेंस मिलेगा, तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि नियरेस्ट कॉज आग लगना नहीं है, नियरेस्ट कॉज स्मोक है या फिर हीट है, तो आई विल गिव मनी एट ऑल, तो नहीं देगी। आ गया समझ में? सर उसने तो नेक्स्ट, पूरे ड्राइंग रूम हाँ बेशक पूरे ड्राइंग उसने रूम तो का हुआ पूरे हो, ड्राइंग रूम तब भी नहीं देगी। सर अब वही तो मैं समझा रहा हूँ कि ड्राइंग रूम का हुआ है,
हमने पेंटिंग का भी करा रखा है इंश्योरेंस, क्योंकि महंगी पेंटिंग थी, 2-2 3-3 लाख की पेंटिंग होती है कई बार, लेकिन आग लगने की वजह से जली नहीं है पेंटिंग, खाली धुआं की वजह से खराब हुई है, डायरेक्टली उसमें आग नहीं लगी है। आग लगी थी किसी और सामान में और उसकी वजह से पूरा स्मोक फैल गया घर में और पेंटिंग वेंटिंग और दीवार वार सब काली पुत गई, लेकिन जली नहीं वो। तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी इंश्योरेंस देने से। आ गया समझ में? सर अगर वो फायर इंश्योरेंस करवाती तब नहीं मिलता ना, अब तो ड्राइंग रूम का पूरे का करवा रखा है तो उसमें तो मिलना लेकिन चाहिए। लेकिन बेटा उसने कराया तो फायर इंश्योरेंस ही है ना, घर का तो हम फायर इंश्योरेंस ही कराते हैं ना। ठीक है, मैंने शुरू में ही बोला था कि फायर इंश्योरेंस करवाया है, तो अब नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, हाँ अगर ठीक वो है सर। पेंटिंग आग लग के जल जाए तब मिलेगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर खुद ही जाके आग लगा देंगे, है ना? आ रहा है यस किसी के दिमाग में? कितने बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा है कि सर यस अगर धुएं से खराब हो गई है तो उसको सुलगा ही देंगे हम भी? कितने बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आ रही है? जरा हैंड्स रेज करना। आकाश, वंश, 2 बच्चे ही हैं बस, बाकी बच्चे शरीफ हैं क्या? 3 बच्चे ही हैं जो दिमाग लगा रहे हैं बस, बाकी नहीं लगा रहे हैं। तो देखो बेटा आपको तीनों को तसल्ली कर लिया, एक और अगला प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। एक और प्रिंसिपल है, मैं बताऊंगा आएगा तो, ठीक है। पहले तो ये देखो सब्रोगेशन, चलो वो प्रिंसिपल पहले मैं बता देता हूँ। ये वाला प्रिंसिपल है मिटिगेशन ऑफ लॉस। पता है ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जो इंश्योर्ड है ना उसको सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि लॉस कम से कम हो। मतलब उसको अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि आग अगर लगी है तो उसे बुझाए, मतलब बैठ के तमाशा ना देखे, इसको बोलते हैं मिटिगेट करना, मतलब कम से कम मिनिमाइज करने को बोलते हैं मिटिगेट। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस, ये प्रिंसिपल सीधा सीधा कहता है कि जो इंश्योर्ड है उसको अपनी तरफ से 100% कोशिश करना चाहिए कि लॉस कम से कम। अब जैसे मान लो किसी ने घर का इंश्योरेंस करा रखा है और उसके घर में आग लग जाती है और वो देखता है कि अब तो आग लग गई और बचाने से भी कोई फायदा नहीं है, कोई कोई सामान मेरा बच जाएगा तो उसका इंश्योरेंस कंपनी पैसे भी नहीं देगी, इससे अच्छा पूरा बर्बादी होने दो, कुछ तो क्लेम मिलेगा। और जानबूझ के आग नहीं बुझा रहा है, वहां तमाशा देख रहा है और अड़ोस पड़ोस को लोग भाग रहे हैं आग बुझाने, उनको बोल रहा है यार टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, आराम से बैठो घर जाओ अपने जाओ, मैं क्लेम करा लूंगा। तो ऐसे में उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, पता है क्यों? क्योंकि उसने मिटिगेशन ऑफ लॉस को वायलेट किया है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहा है कि उस लॉस को मिनिमाइज किया जाए। तो अगर ऐसा करता हुआ वो पाया गया तो उसको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। आ गया समझ में? अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर पता कैसे चलेगा इंश्योरेंस कंपनी को? तो बेटा पता तो चल ही जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी को उसके पड़ोसी बताएंगे सबसे पहले। आजकल इंडिया में पड़ोसी बहुत खतरनाक हो गए हैं। सबसे पहले वही बोलेंगे कि सर जब आग लग रही थी तो हमने इसको आके बोला था भाई जल्दी से इसको बुझा क्यों नहीं रहा है, तो कह रहा था कि हम बुझाएंगे नहीं, तुम लोग अपने घर जाओ, निकलो यहाँ से। तो इस तरह की सिचुएशन अगर पाती है इंश्योरेंस कंपनी तो फिर मिटिगेशन ऑफ लॉस का वायलेशन माना जाएगा और उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो अब समझ में आया पेंटिंग में आग क्यों नहीं लगाना चाहिए खुद जाके? सर बस क्लास घर का फायर इंश्योरेंस ही करा सकते हैं। आप बताओ क्या कराना है फायर इंश्योरेंस के अलावा? नेचुरल डैमेज के लिए करा सकती हो आप, वही ना, आप भूकंप भूकंप के लिए कह रही हो? हाँ, यस हाउस सर। इंश्योरेंस, हाँ हाँ करा सकती हो, लेकिन उसमें अलग अलग इंश्योरेंस के अलग अलग होते हैं उसमें कंडीशंस। ठीक है, जैसे आप नेचुरल कैलेमिटी के लिए भी करा सकती हो, उसमें टर्म कंडीशंस लिखी रहती हैं। अब वो मूवी मत याद दिलाना मुझे, कौन सी मूवी थी ये जिसमें वो उसका घर गिर जाता है और वो क्या नाम था, गॉड टू सी ग्रेट हो, नहीं एक कुछ ऐसी नाम था ना, ओ माई गॉड। कितने बच्चों ने देखी है मूवी ये ओ माई गॉड? OMG। उसमें यही होता है ना, उसके घर का भूकंप का वो भूकंप की वजह से घर गिर जाता है, वो क्लेम मांगता है, तो क्लेम नहीं मिलता, याद है? क्योंकि यस सर यस सर। इंश्योरेंस कंपनी ने ना वहां पे लिखा हुआ होता है कि एक्ट ऑफ गॉड से हम क्लेम नहीं देंगे। तो हमेशा आपको ना ध्यान रखना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी जब आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो वहां पे टर्म्स कंडीशंस होते हैं कि जैसे उसमें लिखा रहता है जैसे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हम नहीं देंगे, तो भूकंप तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसको आप मतलब नहीं मिलेगा क्लेम। तो उसमें यही था, लेकिन अब उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दूसरे वे में दिखाया है।
लेकिन रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कराते समय मैंने क्या पहला प्रिंसिपल क्या बताया था, फेथ, ठीक है। तो वहां पे फेथफुल होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी के बीच में अच्छे से डिस्कस होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन पे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दोनों पार्टी एक दूसरे को अच्छे से डिस्क्लोज करेंगी ये बात, ठीक है। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस मैं समझा चुका हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जो भी इंश्योर्ड है उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए बेटा कि ज्यादा से ज्यादा मिनिमम लॉस हो, और जो भी वो कर सकता है घर बचाने के लिए। अगर मैंने मान लो उसने फायर इंश्योरेंस कराया है, तो घर में अगर फायर लगती है तो उसको अपनी तरफ से 100% एफर्ट देना चाहिए कि वो आग को रोक सके, लेकिन ध्यान रखना लाइफ को थ्रेट नहीं होना चाहिए। पता चला सीधा जंप कर गया, वो भी चला गया साथ में, ऐसा भी नहीं कर सकता वो। अगर उसको लगता है कि वो बचाने के लायक है और उसकी लाइफ को थ्रेट नहीं है, तो ऐसे में वो उसको बचाने की कोशिश कर सकता है। इंश्योरेंस कंपनी कभी ये नहीं बोलती कि आग लगी है तो तुम भी छलांग लगा दो उसमें, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई बच्चे ये सोचते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस में तो पूरी जान लगा के आग बुझाओ। अगर उसको लाइफ को थ्रेट नहीं है तो ऐसे में वो स्प्रे कर सकता है या फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकता है जिससे आग बच जाए, ठीक है। सर सर अगर कोई हाँ, अगर सर अगर कोई अगर उसने वन बाय वन, हाँ। गर्ल्स बॉयज में पहले बोलो, बॉयज पूछ कर बोलो। सर अगर उसने जैसे ये नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो सर उसमें वो कैसे बचा सकता है अपने घर को? नहीं बचा सकता, सिंपल, वो भागेगा। रूल तो यही है, घर में बैठ के करेगा क्या वो, घर से बाहर निकलेगा वो। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी बुरा थोड़ी ना मानेगी भाई, लाइफ को थ्रेट है, वो क्या कर सकता है उसके लिए। तो ये वायलेशन नहीं है, मिटिगेशन ऑफ लॉस जितना वो कर सकता था वो किया उसने। हाँ, मतलब उसको अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि मिनिमाइज कर सके, समझे ना, मिनिमाइज बोला है, खत्म तो कर नहीं सकता वो, तो मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब जैसे अमेरिका में मैं पढ़ रहा था, एक बार आया था, मतलब वहां तो आपको पता ही है टोर्नेडो और ये सब आते रहता है। अभी परसों ही आई थी बहुत तेज, वहां पे तूफान आया था। तो वहां पे क्या होता है, कई बार टोर्नेडो और इस तरह के आते हैं ना तूफान, तो एक एरिया पूरा साफ करके ले जाता है। कई बार घर आपने देखा होगा उड़ा उखाड़ देता है पूरा घर। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि एक लाइन से इंश्योरेंस नहीं करती जानबूझ के, कि कल को अगर मान लो इस तरह से डैमेज आ गया तो इतना सारा क्लेम एक ही बार में लग जाएगा, तो कहाँ से पैसे पे करेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी की टेंशन है वो आपस में। हम अभी पढ़ेंगे, हम एक और इंश्योरेंस आएगा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो और मिटिगेशन सर ऑफ, जैसे आग लग गई और हाँ, वो जैसे वो उसे पता है अब पैसे मिलेंगे, लेकिन जैसे वो उस बचाने गया और उसके जैसे हाथ वाथ जल गए और वो कोशिश नहीं कर रहा था, और वो कह रहा है कि देखो, देखो मेरे भी मैं हाथ जल गए थे। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि लाइफ को थ्रेट नहीं दे सकता वो। अब वो अपनी तरफ से कोशिश करा ना उसने बचाने के लिए, लेकिन ऐसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं कहती है कि आप हाथ जला लो, आग लगा लो। अगर जैसे मान लो प्राइमरी स्टेज में आग लगती है, तो कई बार होता है ना सिचुएशन कि हम उसको बुझा सकते हैं बाल्टी से पानी फेंक के या कुछ ऐसे करके, तो उसको ये सब कोशिश करना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, आसपास के लोगों को भी बुला सकता है। ऐसा नहीं है कि आग लगी है बाहर चेयर डाल के बैठा है आराम से, भाई पूरा जल लेने दो, पूरा इंतजार कर रहा है, जब पूरा राख हो जाएगा तब फोन करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको फायर ब्रिगेड को फोन करना चाहिए। जो भी नंबर्स दिए जाते हैं फटाफट, पता चला आग लगी थी और क्योंकि उसने इंश्योरेंस करा रखा था और सामान अपने अड़ोसी पड़ोसी को किसी को दे दिया था, रिश्तेदारों को, और कहीं शिफ्ट होने वाला था तभी आग लग गई। अब उसने देखा कि फायदा हो रहा है, तो उसने किसी को फोन करके नहीं बुलाया फायर ब्रिगेड को, तो ऐसे में वो वायलेशन माना जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। अगर वो प्रूफ नहीं मिला, कॉल नहीं किया होगा, तो फंस जाएगा वो, मिटिगेशन ऑफ लॉस का वायलेशन माना जाएगा। एम आई क्लियर नाउ? यस। तो सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि उसको फायर के लिए कॉल करना चाहिए। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना मुझे, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। जिसको ये समझ में आ गया होगा वो बता देगा। मान लो किसी ने घर का इंश्योरेंस करा रखा है, फायर इंश्योरेंस, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ बहुत ज्यादा, और वो तुरंत घर से बाहर निकल गया क्योंकि उसने बुझा नहीं पाया उसको। अब लोग, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग जा रहे हैं कि भाई बुझाओ, कोई बाल्टी से पानी लेके आ रहा है फेंकने के लिए, उसने तुरंत रोक दिया कि नहीं बाल्टी से पानी नहीं फेंकना है, बाहर जाओ। क्या ये वायलेशन माना जाएगा मिटिगेशन ऑफ लॉस का? नो सर, नहीं माना जाएगा। अच्छा, और कोई बच्चा, कितने बच्चे हाँ में है? पड़ोसी जा रहा है भाग के, तुम उसको मना कर रहे हो कि मत जा,
वायलेशन नहीं है मिटिगेशन ऑफ लॉस का? नो सर नहीं, सर, क्यों? नो क्यों? रीजन? क्योंकि अंदर बिकॉज सर शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, नहीं तो फेंकेंगे तो हाँ, पानी डालेगा तो शॉर्ट वेरी गुड, सर्किट हो करंट लग सकता है। जाएगा, बिल्कुल नंबर सही। भी नहीं मिला। तो शॉर्ट सर्किट है, पानी तो डाल ही नहीं सकते, रेत डालना चाहिए, राइट? तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए हो एकदम। ठीक है, गुड। तो मिटिगेशन ऑफ लॉस नहीं है, क्योंकि वो लाइफ के लिए थ्रेट हो सकता है। पता चला किसी ने पानी डाला, उसका नंबर लग गया, दिक्कत हो जाएगी, तो ये रोक सकता है। इंश्योरेंस कंपनी जब वो आले आएंगे और दूसरा पड़ोसी आके उछल उछल के बताएगा कि मैं तो बाल्टी लेके भागा था, इसने हाथ पकड़ लिया, कह रहा मत जा अंदर, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले लिखेंगे ये बात कि भाई रोका इसने, लेकिन रीजन क्या था उससे पूछा जाएगा, तो वो बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा है, तो वो माना जाएगा कि हाँ ठीक है, लाइफ को थ्रेट हो सकता था, आग बुझ जाती लेकिन लाइफ जा सकती थी। तो इसीलिए मिटिगेशन ऑफ लॉस वायलेशन नहीं हुआ है ऐसे केस में। ठीक है? सर अगर किसी पर्सन ने हाउस का भी इंश्योरेंस करा रखा है और अपना भी, और उसके हाँ हाउस की आग बुझाते हुए ना उसके हाथ जल जाते हैं क्योंकि वो कोशिश कर रहा था बुझाने की, तो उसको हाँ, हाउस क्लेम ही मिलेगा, बस उसका खुद का क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी गलती से जले हैं जानबूझ के। देखो लाइफ इंश्योरेंस ना लाइफ के लिए होता है, समझ रही हो ना? मेडिकल इंश्योरेंस कराया होगा तो जो इलाज कराएगा उसके लिए उसको क्लेम मिलेगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो लाइफ के लिए होता है, तो मरा तो नहीं है ना वो। हाँ, अगर उसकी डेथ हो जाती नो है, सर। देखो लाइफ इंश्योरेंस में ना कोई भी कई प्रिंसिपल लागू नहीं होते, सही बताऊं आपको तो। लाइफ इंश्योरेंस तो ऐसा है कि लाइफ को आप इंडेमनिटीफाई नहीं कर सकते, मतलब आप उस सिचुएशन पे कैसे ला सकते हो, एक पर्सन मर गया तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बताऊंगा जब लाइफ इंश्योरेंस टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखो 5 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अगर आपको मैं दिखाऊं, देखो इसमें स्क्रीन पे ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ यहाँ। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में मैंने क्या पढ़ाया था, कौन बच्चा बताएगा मुझे जल्दी से, बहुत ही कम शब्दों में? सर सर इसमें जो सर ना इंश्योरेंस कंपनी होती है प्रॉफिट हाँ वो बैलेंस। हाँ, पर्सन वन बाय वो वन, दो पर्सन गर्ल्स बता रही हैं पहले, हाँ जो आप बताओ पहले, पूरा बता दो। सर ये बोलो बोलो। प्रिंसिपल ही कहता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पर्सन को उसी पॉइंट पे लाके छोड़ेगी जो जो क्लैमिटी हुई है उससे पहले था। बिल्कुल ठीक। और दूसरी स्टूडेंट भी कुछ ऐसी बता रही थी या अलग है, तो बताओ। सर यही था, बैलेंस पे लाके ठीक है, छोड़ते। हाँ मैं समझ गया था, बिल्कुल यही पॉइंट है। तो एक चीज, एक दिक्कत ये आई कि कई बार कुछ ऐसा प्रिंसिपल भी होना चाहिए जो इसको एप्लीकेबल कराए, तो उसके लिए एक नया प्रिंसिपल लेके आया गया, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देखो ये प्रिंसिपल में आप जब नोट बनाना तो लिख देना कि ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को पूरा करने के लिए ही लाया गया था। सच्चाई ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पूरा नहीं हो सकता था बिना इस प्रिंसिपल के। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है कि अगर मान लो डैमेज हो जाता है और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है इंश्योर्ड को, और अगर इंश्योरेंस कंपनी को कल को फ्यूचर में लगता है कि यार हमने ज्यादा उसको फायदा पहुंचवा दिया या हमारी बेवकूफी की वजह से वो ज्यादा कमा गया, तो इंश्योरेंस कंपनी दोबारा से उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है। जैसे मान लो किसी के घर में आग लगी और उसका डाइनिंग टेबल वगैरह सब जल गया, लेकिन उसमें कई सारा सामान लोहे का था। जब इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ये सामान आप लोगे, तो उसने बोला नहीं मेरे को पैसे दे दो, ये तुम ले जाओ, और इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि इससे क्या फायदा होगा, रहने दो घर पे ही। और उसने क्या किया, उसके अंदर लोहा वोहा था और काफी अच्छा कई चीजें बच गया था जलने से, उसको यूज करके और उसने एक नया सोफा या कुछ इस टाइप में बनवा लिया और उसके वजह से कमा लिया उसने। तो इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का इस्तेमाल करेगी, और क्योंकि उसको बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया है, तो उसको प्रॉफिट नहीं होने देगी और उसका सामान ये वापस उठा के ले जाएगी। आ गया समझ में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? यस सर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी ने अपने कार का इंश्योरेंस कराया, मॉल में गया और कार चोरी हो गई, तो जब कार चोरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी ने काफी इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगाया, छानबीन की, छानबीन करने के बाद नहीं मिली कार वो, ठीक है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम दे देगी, कार की कीमत उसको वापस दे देगी। और मान के चलो कि वो कार उसको कभी मिल जाती है, सपोज करो, मतलब किस्मत से कार उसको कभी मिल जाती है, और या हो सकता है कि चोर उसी घर के या सामने खड़ा कर जाए, या कोई भी रीजन हो सकता है, क्या पता वो बेच ही ना पाया हो, तो उसकी वजह से कार के ऊपर ये अपना हक जमा ले और फिर उसको चलाने लगे, तो आपको नहीं लगता कि इसको बेनिफिट हो जाएगा दोबारा? हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्योंकि इसने तो कार के पैसे भी ले लिए और कार भी मिल गई।
तो ऐसे में प्रिंसिपल ऑफ जो सब्रोगेशन है उसमें यही लिखा गया है कि ऐसे में जब इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस कार को उठा के ले जाएगी या इससे बोलेगी कि आपको तो कार मिल ही चुकी है, तो जो हमने आपको क्लेम दिया था वो हमें वापस दे दो, और इसमें जो डैमेज एक्स्ट्रा हुआ है वो आप रख सकते हो। तो क्योंकि इससे उसको प्रॉफिट नहीं कमाने देगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है। यस सर। सर जो उसको उसी हाँ सर जो हर बोलो। साल डेप्रिसिएशन लगा है, अगर 2-3 साल बाद मिलती है तो इस बीच में हाँ डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, पर इन 2-3 बिल्कुल साल लगा। उसने यूज नहीं किया तो हाँ डेप्रिसिएशन का पैसा उसके पास ही रहेगा ना, वो तो नहीं लेके जाएगी इंश्योरेंस कंपनी। ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखो ऐसा है कि उस समय कार की कीमत जब चोरी हुई थी ना उसके हिसाब से उसकी रेटिंग लगाई जाएगी, ना कि आज, है ना। क्योंकि कार की जो कीमत दी गई थी वो उस दिन की दी गई थी जिस दिन चोरी हुई है। अगर वो कार उसको रिकवर हो गई और उसमें कोई डैमेज है तो उसका वो क्लेम ले सकता है, लेकिन कार की कीमत उसी कीमत से लगाई जाएगी जो आज की डेट में है। ठीक है, आज की डेट में कार की कीमत कितनी है उसी के हिसाब से उसको क्लेम मिलेगा। अब क्योंकि कार तो मिल चुकी है, कार की वैल्यू तो घटती जा रही है ना। ठीक है, यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, सिक्स्थ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन हमने पढ़ लिया बेटा। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है सर कि हाँ हाँ बोलो बोलो। सर, जब आपने भी कार का वो एग्जांपल दिया, आपने बोला कि वो इंश्योरेंस कंपनी कार को लेके चली जाएगी, तो सर वो कार के हम्म। वो पैसे भी तो लेके चली जाएगी, क्योंकि सर उसने वो एक प्रिंसिपल तो फॉलो ही नहीं किया, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। उसको बता देना चाहिए था ना कि मुझे कार मिल गई है, अब आप अपना पैसा ले जाओ। किसको बता देना चाहिए, इंश्योर्ड को? नहीं सर, इंश्योरर को उस कंपनी को बता देना चाहिए ना कि मुझे अब मेरी कार मिल गई, अब तुम ले जाओ अपने पैसे। नहीं नहीं, आप ऐसे। समझे नहीं। देखो इंश्योरेंस कंपनी को जब कार मिल जाएगी, देखो मैं आपको थोड़ा सा रूल बता दूं इसमें क्या होता है। कई बच्चे ना हर साल पूछते हैं कि सर वो इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा 2-3 साल के बाद, उसको क्या बार बार घर में आएगी देखने उसको? तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो पुलिस थाना होता है वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है। तो जब भी उसे कार मिलेगी, तो चोरी की हुई कार जब मिलेगी तो इंश्योर्ड को बताना पड़ता है थाने में, या पुलिस रिकवर करके देगी। तो जब भी पुलिस रिकवर करके देगी कार, क्योंकि चोरी की कार तो जनरली पुलिस ही रिकवर करेगी, तो जब रिकवर करके इंश्योर्ड को देगी तो इस बात की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को भी देगी कि हमने कार को फलाना जगह पे ढूंढ निकाला है, और जो आपने इंश्योरेंस किया था, जिसको क्लेम दिया था, उससे बात कर लो, उसको पैसे कार हम देने जा रहे हैं वापस। तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग अपना डील वो कर लेंगे, जो भी करना है उनको अंडरस्टैंडिंग से। उससे पूछा जाएगा इंश्योर से कि आपको ये कार रखनी है या फिर ये कार लेनी है, हाँ या ना बता दो। जैसा वो बोलेगा, अगर कहता नहीं मुझे कार नहीं चाहिए, मैंने वो पैसे खर्च दिए और नई कार खरीद ली, तो वो कार लेके चले जाएंगे और उसको जो भी करना होगा इंश्योरेंस कंपनी वाले करेंगे। ठीक है, यस सर। कुल मिला के बेटा मैं सिंपल भाषा में बता दूं, फायदा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ये जो है प्रिंसिपल, वो सीधा सीधा कहता है कि आदमी को फायदा मत होने दो। सब्रोगेशन सिंपल कहता है कि इंडिविजुअल को फायदा तो होने ही मत दो। अब आ जाते हैं अगले प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो कई बार क्या होता है ना, कई लोग ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। तो अगर इंश्योर्ड ने एक ही सामान का 2-3 जगह से इंश्योरेंस करा रखा है, तो आपको भी पता है कि वो फायदा हो जाएगा उसको। जैसे मान लो किसी ने कार खरीदी और 3 कंपनी से उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो ऐसे में जब वो क्लेम लेगा तो तीनों कंपनियों से क्लेम नहीं ले पाएगा। और अगर एक बार को उसने क्लेम ले भी लिया, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन लगाएंगे, यानी कि तीनों कंपनियां मिल के उसको उतना ही अमाउंट का पे करेंगी जो मिनिमम अमाउंट। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे किसी ने कार खरीदी और उसने उसकी कीमत 10 लाख बताई, जबकि एक्चुअल कीमत उसकी 7 लाख थी। उसने उस कार का 3 जगह इंश्योरेंस कराया, 3 कंपनियों से अलग अलग। ठीक है, और एक को कीमत बताई 10 लाख, दूसरे को बताई 7 लाख, एक को बताई 5 लाख। और जब क्लेम किया तो ऑब्वियस सी बात है तीनों से अलग अलग अमाउंट क्लेम करेगा। लेकिन जब ये बात इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगी, तो तीनों इंश्योरेंस कंपनी आपस में बात करेंगी कि भाई इसने मिनिमम अमाउंट कितना बताया था, 5 लाख, तो उसको 5 लाख के ऊपर ही क्लेम देंगी, नंबर 1। नंबर 2, तीनों कंपनियां आपस में बांट लेंगी उस क्लेम को। जैसे मान लो 5 लाख का क्लेम दे रही है,
तो जिस रेशियो में इन्होंने इंश्योरेंस लिया था, जैसे 10:7:3 की रेशियो में, 10:7:5 की रेशियो में इसको बांट लेंगे, क्योंकि एक को 10 लाख की कीमत बताई, एक को 7 लाख की, एक को 3 लाख। तो इसी रेशियो में 10:7:3 की रेशियो में क्लेम देंगे इसको। आ गया समझ में? सर हाँ सर इससे सर अच्छा वो पे तो तीनों कंपनी ये भी 1 by 1 बोलो बोलो। सर वो कंपनी ये भी तो कह सकती थी कि तूने तीनों कंपनी में अलग अलग रेट बताया है तो इसलिए हम नहीं देंगे। देखो इसने ना कई चीजें की। एक तो प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ को वायलेट किया, समझे ना, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ को वायलेट कर दिया है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन भी लग गया इसके ऊपर। तो कंपनी जनरली आप देखना, अगर कोई प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ को भी वायलेट करता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा बहुत क्लेम दे देती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ एग्रीमेंट वाइड है, लेकिन फिर भी जो मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि उसने गुड फेथ को वायलेट किया है, तो इसीलिए मिनिमम अमाउंट पे उसको क्लेम मिलेगा। हो सकता है कार की रेट 10 लाख की, लेकिन अब क्लेम उसको कम से कम अमाउंट पे मिलेगा, यही उसकी सजा है। इंडिया में फिलहाल ऐसी कर रहे हैं, ठीक यस है। तो इसमें देखो हमने लिखा हुआ है, व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद डिफरेंट इंश्योरर्स, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस इज डिवाइडेड अमंग वेरियस इंश्योरर्स। तो अगर एक ही सामान का इंश्योरेंस अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया है, तो जो लॉस हुआ है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा सभी इंश्योरर्स के बीच में और उसको दिया जाएगा, ठीक है। ये नीचे फॉर्मूला है। हाँ बोलो। सर वो इंश्योरेंस करवाएगा तो तीनों कंपनी को ही तो पे करेगा, तो फिर तीनों कंपनी उसको कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? मतलब आपका कहना है कि सर उसने तीनों को प्रीमियम भरा था, तो उसका हक बनता है तीनों से लेना, है ना, यही कह रही हो ना? यस सर। लेकिन बेटा आपको नहीं लगता कि वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा फिर? एक कंपनी को बोलेगा मेरी ये कार 10 लाख की थी, मान लो कंपनी ने इंश्योरेंस उसको क्लेम मतलब सब डेप्रिसिएशन काट पीट के 4 लाख पकड़ा दिए, दूसरी कंपनी ने फिर 3 लाख दे दिए, और दूसरी ने 4 लाख दे दिए, तो नई कार के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उसके पास। तो उसका इंटेंशन ठीक नहीं था शुरू में ही, तो उसने पहले तो प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ को वायलेट किया, फिर सब्रोगेशन भी एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ पे तो वायलेशन पे वायलेशन करे जा रहा है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सजा के तौर पे उसको मिनिमम अमाउंट पे क्लेम मिलेगा, और सारी कंपनियां क्लेम नहीं देंगी, सब मिला के क्लेम देंगी, और वो भी मिनिमम अमाउंट पे। इसमें कंपनी को ही फायदा है। सर और अलग अलग ये में करो तो कंट्री में अलग बेटा अलग अलग कंट्री में मतलब समझा नहीं मैं। इंडिया में आप कार चला रहे हो तो दूसरे देश में कैसे इंश्योरेंस करा सकते हो? आप कार तो लेके जा नहीं सकते ना विदेश में। सर वो एरोप्लेन लोग क्या एरोप्लेन? क्या एरोप्लेन? एरोप्लेन से एरोप्लेन ले जाओ, हाँ वो तो कार से ज्यादा महंगी हो जाएगी। ये तो मतलब नेचुरल नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। कौन व्यक्ति कार को ले जाएगा? वो तो या तो बहुत ही ब्रांडेड कार हो तब कर सकता है। देखो क्या होता है कि अगर आप जिस कंट्री में करा रहे हो इंश्योरेंस, उसी कंट्री में होता है। अब इसमें देखना पड़ेगा डिटेल में जो आपने पूछा। सर एरोप्लेन का इंश्योरेंस क्या? एरोप्लेन का इंश्योरेंस नहीं, एरोप्लेन तो कंपनी है ना, वो तो हर कंट्री में जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका इंश्योरेंस का क्लेम वही कंपनी देगी जिससे कराया है। वो किसी भी देश में उसका एक्सीडेंट हो, वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉब्लम है। वो तो एग्रीमेंट में लिखा ही जाता है, सबको पता है एरोप्लेन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उड़ती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मैं कार की बात कर रहा हूँ, कार सर का एग्जाम्पल दे। करवा कार का एक हो सकता है, जैसे मान लो ट्रम्प है, या अभी जो दूसरे प्रेसिडेंट हैं, या कोई जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अपनी कार का इनका इंश्योरेंस होगा ही होगा। तो इनकी कार फॉरेन कंट्री में भी जाती है, मान लो वहां पे इंश्योरेंस करा लेंगे, तो वहां की कंपनी मतलब कराएंगे नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मान लो छुप के करा भी लेते हैं, तो दोनों कंपनियां जब क्लेम देंगी तो ये वायलेशन माना जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाएगा वहां पे, अगर वहां का लॉ ऐसा कहता होगा तब। मेन चीज आप ध्यान रखना, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से देश का लॉ है, क्योंकि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। फॉरेन कंट्री में क्या लॉ है वो टोटली अलग मिलेगा, आपको अलग मिल सकता है, ठीक है। सर हाँ डेप्रिसिएशन
ऐसे तो इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिसिएशन लगा के जीरो भी कर सकती है किसी भी चीज की कीमत। नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं लगाते, जीरो नहीं करते, लेकिन बहुत कम हो जाता है। आप एक बात बताओ, इंडिया में कार की कितनी वैल्यू है, मतलब कितने साल चला सकते हो कार दिल्ली में, बताओ। सर 10 years to 12। चलो ठीक है, 10 to 12 मान लिया मैंने। तो 12 साल के बाद तो आपकी कार की वैसे ही जीरो वैल्यू हो जाएगी, तो उसका क्लेम तो देगी नहीं ना इंश्योरेंस कंपनी, बोलेगी 12 साल हो गया, लाइफ पूरा हो गया, अब इसको तो कबाड़ में बेच दो इसको कबाड़ में, तो आपको कबाड़ में ही देना पड़ेगा, तो उसका क्या क्लेम करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए तो 0 रुपए की हो गई। तो उसका तो हर कोई चाहेगा कि चोरी हो जाए ये वाली कार, वो जानबूझ के रोड पे बीच में रख के आएगा, कोई उठा के ले जाए और क्लेम मांग के कमा लेगा। तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी भी बेवकूफ नहीं है, वो भी ध्यान देती है इन सब चीजों का। ठीक है, तो बेटा हमने सारे प्रिंसिपल पढ़ लिए, 7 प्रिंसिपल्स वी हैव डिस्कस्ड इन, मतलब हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अगर आप देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये वाले लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक्स टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है। यस यस सर।